पॉलिटी नए सिरे से, नए एंगल से और ए टू जेड पॉलिटी। मेरे हिसाब से बहुत सारी नई नई बातें आपके सामने आ रही होगी और बहुत सारे जो सवाल मुझे मिल रहे हैं मैं उनको भी देख रहा हूँ। बस वही रिक्वेस्ट जो मैं बार बार कर रहा हूँ, टॉपिक का ध्यान रखें और पुराने वीडियो ज़रूर देखें। पुराने वीडियोस के बारे में टेक्निकल टीम आपके सारे मैसेज को देख रही है। मैंने भी उनको बता दिया है, वो सारे वीडियोस में कोई अगर रुकावट है तो उसको दूर कर दी जाएगी। अब जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दोस्तों, आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ पर कि मैं अचानक अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 पर चर्चा करते हुए अचानक संविधान संशोधन पर कैसे पहुंच गया, ऐसा आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं अपेक्षा करता हूं आपको ऐसा प्रश्न पूछने भी चाहिए। मित्रों, मैं बहुत अच्छा हूं, थैंक यू वेरी मच। बस अब सीधा आ जाइए, टॉपिक पर आ जाइए। मैं सारे मैसेज देखता हूं, ऐसा कोई भी मैसेज चूकता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब भी जितनी भी हम लोग बात करें टू द पॉइंट बात करें, ताकि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो प्रश्न अपना वही, कौन सा प्रश्न, कि मैं सीधा कैसे आ गया संविधान संशोधन पर, जबकि हम लोगों ने तो अभी संविधान स्टार्ट ही किया है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पढ़ा और अनुच्छेद 4 पर हल्का सा विचार किया और उसके बाद सीधा मैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर आ गया। उसके कारण है दोस्तों, और वो कारण क्या है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए जरा, अभी आपको दोस्तों एक बात बताई थी, अनुच्छेद 4, और अनुच्छेद 4 में मैंने क्या बताया था? अनुच्छेद 4 में मैंने ये कहा कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन होंगे उसके लिए अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया उसके ऊपर लागू नहीं होगी, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 4 में। ये जो लिखा हुआ है, इसी बात को समझने के लिए हमने अचानक बीच में टॉपिक लाया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूं। रमन कह रहे हैं कि सर आर्टिकल 4 को दोबारा बताओ, मैं अभी उसी को रख रहा हूं। विजय भी कह रहे हैं आर्टिकल 4 को दोबारा बताएं। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि जब आप अपनी प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम टॉपिक से रिलेटेड होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छी बात है, मैं उसको समझा दूंगा। दोस्तों, मैं एक चीज़ और शेयर कर देता हूं। हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, वो टॉपिक भारतीय संविधान का सबसे कठिन टॉपिक है। एक दूसरी बात, अगर भारतीय संविधान के सबसे कठिन टॉपिक को आपने अगर समझ लिया तो मेरे हिसाब से भारत का संविधान जो हम लोग पूरा पढ़ने जा रहे हैं वो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। इसलिए आप थंबनेल देखेंगे हमारा, तो उस थंबनेल में आपको 4 क्लासेस मिलेगी इस टॉपिक पर। आज हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे, आधा पौन घंटे तक। उसके बाद में कल जो 3 घंटे की जो क्लासेस होने वाली है, वो तीनों घंटे की क्लासेस इसी विषय पर होने वाली है। तो आप अंदाज लगा दीजिए कि हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कितना डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अभी मित्रों ने पूछा अनुच्छेद 4, मैंने बताया वैसे अनुच्छेद 4 में ये लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उन परिवर्तनों पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, ऐसा मैंने बोला। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि ये अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, इसका क्या मतलब है? यही तो मतलब जानना चाह रहे हैं। एक्चुअली में दोस्तों, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है।
अगर आपसे प्रश्न पूछे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 में जो भी प्रक्रिया दे रखी है वो प्रक्रिया अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 पर लागू नहीं होगी। आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि क्या मतलब हुआ उसका? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे किसी बाहर के प्रदेश को अगर हमने भारत में शामिल किया है तो इसके लिए हमको अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया नहीं चाहिए। वो प्रक्रिया क्या है वो अभी हम लोग देख लेंगे। जैसे हमने किसी नए राज्य का गठन किया है तो हमको अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया नहीं चाहिए। किसी राज्य के नाम में बदलाव किया, हमको अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया नहीं चाहिए। ऐसा सब लिखा हुआ है अनुच्छेद 4 में। ये तो बात हो गई क्लियर। दूसरी बात दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि अनुच्छेद 368 में ऐसी कैसी प्रक्रिया दे रखी है जो नए राज्य के गठन पर लागू नहीं होती है, किसी राज्य के नाम के परिवर्तन पर लागू नहीं होती है। तो क्या है उसको जरा समझिए। कभी आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में संविधान में संशोधन कितने तरीकों से होता है, तो आप दोस्तों हमेशा जवाब दीजिए 3 तरीकों से होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान में संशोधन कितने तरीकों से होता है तो आप हमेशा जवाब देंगे 3 तरीकों से होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। हाँ सुमन एकदम सही कह रहे हैं, साउथ अफ्रीका से लिया गया ये कॉन्सेप्ट, एकदम बात सही है। थोड़ा सा इसको जरा देखिए, संविधान संशोधन के 3 तरीके कौन से हैं? संविधान संशोधन के 3 तरीके। नंबर 1 जो तरीका है उसे हम लोग सामान्य बहुमत कहते हैं। ये सामान्य बहुमत। नंबर 2 जो तरीका है उसे हम लोग विशेष बहुमत कहते हैं। और नंबर 3 और जो लास्ट, जो संविधान में संशोधन कितने तरीकों से होता है, मैंने लिखा 3 तरीके। कौन कौन से 3 तरीके? सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत। अब इन 3 तरीकों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए पहला प्रश्न आप मुझसे पूछोगे, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं और अच्छे प्रश्न बने ना बने, कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है और अक्सर विद्यार्थी इनको रटने की कोशिश करता है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रटे मत। आपको जहाँ प्रॉब्लम आती है वहाँ प्रश्न पूछें, हम समाधान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप रटिएगा मत। सामान्य बहुमत क्या होता है? तो सामान्य बहुमत को समझाने के लिए मुझे आपको एक दूसरी बात समझानी पड़ेगी। आप लोग जानते हैं दोस्तों, हमारे संसद में 2 हाउस है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा में आप लोग जानते हैं आज के दिन एंग्लो इंडियंस वाला प्रावधान समाप्त हो जाने की वजह से 543 है, टोटल 545 होते हैं, लेकिन 2 सीटें एंग्लो इंडियंस की वजह से खाली है। उस पर बाद में चर्चा करेंगे, अभी मत प्रश्न पूछना क्योंकि ये विषय नहीं है। मेरा आप लोगों से ये हमेशा रिक्वेस्ट रहता है। राज्यसभा में 245 मेंबर हैं। इन 245 में से 233 का चुनाव होता है और 12 लोग मनोनीत होते हैं। आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं कि हम लोग तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया पढ़ रहे थे, प्रक्रिया पढ़ते पढ़ते ये संसद में क्यों आ गए? बताना जरूरी है दोस्तों। और क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है दोस्तों कि अगर आप संसद को ढंग से पढ़ेंगे, आगे हम लोग जब डिटेल में चर्चा करेंगे तब आपको बताया जाएगा संसद की जो बैठक है उसमें जो कोरम
कोरम यानी गणपूर्ति 1/10 होती है। कोरम कितना होता है? 1/10। कोरम कह दीजिए, गणपूर्ति हिंदी में कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। कोरम कहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी हाउस की बैठक होने के लिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उसका कोरम उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/10 होगा। यहाँ तक ठीक है दोस्तों। लोकसभा में जनसंख्या 500, लोकसभा में जो संख्या है वो 543 है और 1/10 अगर इसका निकालते हैं तो आता है 55। यानी लोकसभा में कोरम कितना हो गया? 55 हो गया। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है और 1/10 के हिसाब से अगर राज्यसभा का कोरम निकालते हैं तो वो आता है 25। आप कहेंगे आप ये आज क्या कहने चाह रहे हैं? संविधान संशोधन की प्रक्रिया टॉपिक पढ़ते पढ़ते ये सब कोरम, संसद में कितनी सदस्य संख्या, ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा आसान करने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ तक ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं जब भी अगर कहता हूँ कि राज्यसभा में बैठक चल रही है, लोकसभा में बैठक चल रही है, अगर मैं ये कहता हूँ कि लोकसभा में बैठक चल रही है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपको ये मान कर चलना है कि हमारी लोकसभा में अगर बैठक चल रही है तो कम से कम 55 लोग तो वहाँ पर उपस्थित होंगे ही होंगे। अगर मैं कहूँ कि राज्यसभा की बैठक चल रही है तो आपको मानकर चलना है कि कम से कम 25 लोग तो उपस्थित होंगे ही होंगे, क्योंकि 55 और 25 ये दोनों हाउस के क्या है? ये कोरम है, ये गणपूर्ति है। ये दोस्तों समझने की आवश्यकता है। यहाँ तक ठीक है? मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वीडियो रुक रुक के चल रहा है ऐसा मित्र लोग कह रहे हैं, उसको थोड़ा सा देख लेंगे, टेक्निकल टीम देख रही होगी। आप फिलहाल जो भी आपके सामने आ रहा है उसको समझने की कोशिश करें। अब देखिए दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि हम लोग बात करना चाहते हैं कोरम के बारे में, और कोरम के बाद में हम लोगों ने बात की कि हमारे संविधान में जो संशोधन है वो संशोधन 3 तरीकों से होता है और एक तरीका है सामान्य बहुमत। अब प्रश्न खड़ा होता है, ये सामान्य बहुमत क्या होता है? दोस्तों मैंने अभी आपके सामने एक बात रखी कि लोकसभा में कोरम 55, राज्यसभा में कोरम 25। सामान्य बहुमत क्या होता है इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि किसी हाउस में कोई बिल लाया गया, समझ लीजिए बिल लोकसभा में लाया गया और उस समय लोकसभा में कुल 60 लोग उपस्थित हैं, बैठक हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि मिनिमम कितने चाहिए? 55 चाहिए। कितने लोग उपस्थित हैं? 60 लोग उपस्थित है, तो बैठक हो सकती है। दोस्तों सामान्य बहुमत का मतलब है कोरम पूरा होने के बाद जो लोग उपस्थित हैं उनका बहुमत। कोरम 55, बैठक में 60 लोग उपस्थित है, 60 का बहुमत निकाल दीजिए, कितना आता है? 31। अगर लोकसभा में 60 लोग उपस्थित हैं और उन 60 में से अगर 31 लोगों ने उस प्रस्ताव को पारित कर दिया तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा? सामान्य बहुमत से पारित होना। दोस्तों प्रस्ताव गया समझ लीजिए राज्यसभा में, और राज्यसभा में 28 लोग उपस्थित हैं, क्या बैठक हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि कोरम कितना है? 25। बैठक में कितने लोग हैं? 28। 28 का बहुमत कितना होता है? 28 का आधे से 1 यानी 15 लोग। अगर राज्यसभा के 28 लोग उपस्थित हैं और प्रस्ताव लाया गया और राज्यसभा ने अपने बहुमत से यानी 28 में से 15 लोगों ने उसमें सहमति व्यक्त कर दी, उस प्रस्ताव को पारित कर लिया, तो दोस्तों वो प्रस्ताव दोनों हाउस से पारित माना जाएगा। इसे कहते हैं सामान्य बहुमत। इसे क्या कहते हैं? सामान्य बहुमत कहते हैं। तो मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रीति कह रहा है रिपीट करो, क्या रिपीट करना है? मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ 15, एकदम बात सही है। तो सामान्य बहुमत क्या होता है इसको मैंने समझाने की कोशिश की है। सामान्य बहुमत का मतलब है किसी भी सदन में कोरम पूरा होने के बाद
जो संख्या उपस्थित होती है उसका बहुमत सामान्य बहुमत कहलाता है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पाए? किसी भी सदन में कोरम पूरा होने के बाद जो संख्या उपस्थित होती है उसका जो बहुमत है वो सामान्य बहुमत कहलाता है। एक हाउस में जैसे लोकसभा में कोरम 55 है और लोकसभा में कुल सदस्य अभी बैठे 60 लोग हैं, तो उनका जो बहुमत 31 है वो क्या कहलाएगा? सामान्य बहुमत कहलाएगा। ये मेरे हिसाब से आप बात को समझ पाए होंगे। इजाज अहमद कह रहे हैं संविधान संशोधन वापस रिपीट करें। वो संविधान संशोधन ही हम लोग समझ रहे हैं इजाज जी। संविधान में संशोधन 3 तरीकों से होता है, एक सामान्य बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन से। बात यहां तक समझ में आ गई दोस्तों। अब मैं आपको दूसरी बात जो बताना चाह रहा हूं, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो अनुच्छेद 368 है, बहुत ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद 368 जो है इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। दोस्तों, अनुच्छेद 368 निसंदेह रूप से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है, लेकिन अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के 2 तरीकों का उल्लेख है। अगर आपसे प्रश्न पूछे, अनीता जी कह रहे हैं समझ में नहीं आया, तो अनीता जी लिखकर बताइए कि कौन सा पोर्शन आपको समझ में नहीं आया, इसको मैं देख लूँगा। अगर आप बताएंगे कि कौन सी बात समझ में नहीं आएगी तो ही मालूम पड़ेगा ना। मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर आपसे पूछे कि संविधान में संशोधन कितने तरीकों से होता है, जवाब दीजिए 3 तरीकों से होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ पर है, तो आप जवाब दीजिए अनुच्छेद 368 में है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में कितने तरीकों से संशोधन होता है, तो 2 तरीकों से होता है। अब तक मैंने इतना ही बोला है, ठीक है? तो अब तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। हाँ, महेश जी एकदम सही कह रहे हैं कि आर्टिकल 368 के अनुसार 2 तरीकों से परिवर्तन होता है, एकदम बात सही है। मनीषा कह रही है कि प्रेजेंट एंड वोट, यस, यही मैंने कहा है। सामान्य बहुमत का मतलब है कि जो लोग उपस्थित है उनका बहुमत, वो सामान्य बहुमत कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो सामान्य बहुमत समझ में आ गया। साथ साथ में आपको ये भी बात समझ में आ गई कि अनुच्छेद 368 में 2 तरीकों का उल्लेख कर रखा है, 3 तरीकों का उल्लेख नहीं कर रखा। वो 2 तरीके कौन कौन से हैं? एक तो ये है विशेष बहुमत। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के जो 2 तरीके हैं उनमें से एक तो है विशेष बहुमत और दूसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। ये 2 तरीके अनुच्छेद 368 में दे रखे हैं। ये मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी। अनुच्छेद 368 में 2 तरीके कौन से? एक तो है विशेष बहुमत, खाली केवल विशेष बहुमत, और दूसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि विशेष बहुमत क्या होता है। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत का मतलब है दोस्तों, सदन की, जो लोग लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, सदन की कुल सदस्य संख्या, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों, उपस्थित व मतदान करने वालों, उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत।
ये जरूर नोट करिएगा आप जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है, मैं बता देता हूं आपको। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप इसको ढंग से देखिएगा। संविधान संशोधन के 3 तरीके। पहला तरीका हमने पढ़ा विशेष बहुमत, सामान्य बहुमत। दूसरा तरीका जो है उसका नाम है विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत का क्या मतलब है, मैंने इसको थोड़ा सा खोल दिया है, इसको आप ध्यान से सुने। विशेष बहुमत का मतलब है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। ठीक, आगे लिखा हुआ है तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। आप कहेंगे सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको समझाता हूं। सदन में आप लोकसभा को ले लीजिए। उदाहरण के तौर पर लोकसभा में सदस्य संख्या आज के दिन कितनी है? 543 है, क्योंकि एंग्लो इंडियंस के जो मनोनीत होने वाला जो प्रावधान है वो अब निष्प्रभावी हो गया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे जब संविधान संशोधन की जब आगे की बात करेंगे। फिलहाल आज लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है? 543। दोस्तों मैंने क्या लिखा? सदन की कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या का तो होना चाहिए बहुमत। तो 543 का बहुमत कितना होता है? 543 का बहुमत 543 के आधे से एक अधिक, और 543 के आधे से एक अधिक अगर करना है तो आंकड़ा कितना आएगा? 272। हम क्या पढ़ रहे हैं? विशेष बहुमत क्या होता है इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत 272। फिर आगे क्या लिखा है? तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। दोस्तों समझ लीजिए, उपस्थित लोगों की संख्या समझ लीजिए 460 है। ये लोग उपस्थित हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? उपस्थित व मतदान करने वालों, मतदान की जब बात आई तो समझ लीजिए 450 लोगों ने मतदान किया। 10 लोग उपस्थित तो हुए विचार विमर्श में, लेकिन जब वोट की बारी आई तो वो बाहर उठ कर चले गए। तो कितने लोग बचे? 450 लोग बचे, 10 लोग चले गए। उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। दोस्तों 450 का 2/3 बहुमत निकालो जरा। 450 का 2/3 बहुमत निकालोगे तो आएगा 300। 450 का 2/3 बहुमत अगर निकालोगे तो कितना आएगा? 300। हम पढ़ रहे हैं विशेष बहुमत क्या होता है, जरा देखिएगा। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदन की सदस्य संख्या 543, उसका बहुमत कितना? 272। आगे लिखा तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत अगर हमने निकाला तो वो कितना आया? 300 आया। कुछ प्रस्ताव ऐसे होते हैं जिनको सदन के विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, और ये विशेष बहुमत इस तरह से हुआ लोकसभा के संदर्भ में। अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछोगे, यहां पर मुझे मालूम है आप जरूर पूछोगे, और वो प्रश्न क्या होगा कि 272 मानना है या 300 मानना है? आपका प्रश्न क्या होगा कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत मानना है या उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत मानना है? ये मुझसे आप प्रश्न पूछोगे। यस, तो आप मुझसे प्रश्न पूछोगे तो मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूं, कुल सदस्य संख्या का तो बहुमत होना ही होना चाहिए, और उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगर इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो माना जाएगा। ज्यादा कौन सा है? फिलहाल इस उदाहरण के हिसाब से 272 और 300 वाले उदाहरण के हिसाब से ज्यादा कौन सा है? ज्यादा 300 है, तो ऐसी स्थिति में क्या माना जाएगा? 300 माना जाएगा। दोस्तों आप मुझसे एक प्रश्न और पूछ सकते हैं। आप मुझसे कहेंगे कि सर 2/3 बहुमत तो हमेशा ही ज्यादा होगा, इसलिए आपको ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत। आप तो सीधा ही लिख देते। क्या लिख देते?
उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। जी नहीं दोस्तों, सीधा नहीं लिख सकते थे 2/3 बहुमत, क्योंकि इससे गड़बड़ हो जाती है। आप कहेंगे कहां गड़बड़ हो रही है? एग्जाम्पल देख लीजिए। समझ लीजिए लोकसभा की बैठक चल रही है और लोकसभा की बैठक में 200 लोग आए। आपने कहा ना, सीधा लिख दो 200 लोग उपस्थित है। मतदान की बात आई तो समझ लीजिए 180 लोगों ने वोट दिया। मतदान कितने लोगों ने किया? 180 लोगों ने। अगर हम लोग सीधा ये कर देते कि उपस्थित व मतदान करने वालों का 2 बहुमत, तो दोस्तों 180 का 2/3 बहुमत 120 होता है। 120 लोकसभा की कुल सदस्य संख्या में से केवल 120 लोगों ने अगर प्रस्ताव पारित कर दिया और वो प्रस्ताव अगर पारित मान लिया गया, बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाएगी। इसलिए दोस्तों पहली कंडीशन ये है कि कुल सदस्य संख्या का तो बहुमत होना चाहिए, वो तो होगा ही होगा। और इसके बाद में है उपस्थित व मतदान करने वाली सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। और अगर 2/3 बहुमत ज्यादा आएगा तो ज्यादा वाली संख्या मानी जाएगी, और अगर इससे कम आएगा 2/3 बहुमत 272 से, तो संख्या कौन सी मानी जाएगी? 272 की संख्या मानी जाएगी, अर्थात कुल सदस्य संख्या का बहुमत माना जाएगा। तो मेरा कुछ लोग मैं समझ पा रहे हैं। सीमा जी कह रहे हैं 300 एकदम बढ़िया है। नीलू भी 300 कह रहे हैं। नीलू कह रही है सर 300 कैसे आया, प्लीज़ ये बताना दोबारा। नीलू जी मैंने ये कहा कि मतदान जो करने वाले जो लोग हैं वो 450 हैं, और हमारा जो नियम है वो ये कहता है कि जो मतदान कर रहे हैं उनका कितना होना चाहिए? 2/3 बहुमत। तो 450 का अगर 2/3 बहुमत निकालेंगे तो कितना आएगा? 300 आएगा, इसलिए मैंने 300 लिखा है। शिल्पा क्या कह रहे हैं? शिल्पा कह रहे हैं कि यस सर 120 तो बहुत कम है। यस 120 बहुत कम है। हमारे संविधान निर्माताओं को हमको सैल्यूट करना चाहिए इस बात को लेकर कि इन्होंने क्या प्रावधान किया कि अरे भाई अगर आप संविधान में संशोधन करना चाहते हो तो कम से कम उसमें इतने लोग तो होने चाहिए जो सदन की कुल सदस्य संख्या का कितना हो? बहुमत हो। इस वजह से इन्होंने लिखा कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। इनमें से जो भी ज्यादा होगा वो संख्या मानी जाएगी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अब आपको ये बात समझ में आ गई क्या? संतोष कुमारी प्रश्न पूछ रही है कि फिर 460 क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यस संतोष, 460 वो लोग हैं जो उपस्थित हुए। एक्चुअली में संविधान संशोधन जब होता है या जब भी कोई बिल लाया जाता है तो उस समय खूब सारा विचार विमर्श होता है, कई सारे लोग अपना विचार रखते हैं, तो वो उपस्थित तो होते हैं, उनकी संख्या उपस्थित के रूप में काउंट तो की जाती है क्योंकि उन्होंने अपना पक्ष रखा है। लेकिन मतदान एक्चुअली में कितने लोगों ने किया वो संख्या मायने रखेगी। मतदान किया है 450 ने, तो 460 उपस्थित है क्योंकि इन्होंने विचार विमर्श में भाग लिया, और 450 एक्चुअली में वोट देने वाले लोग हैं। जिन्होंने वोट दिया है उसका 2/3 निकाला जाएगा। तो अब समझ में आया? नीलू कह रहे यस सर अब समझ में आ गया, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। शिल्पा जी उनको भी समझ में आया। हाँ सीमा आपको भी समझ में आया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है क्योंकि हम बहुत कठिन टॉपिक को पढ़ रहे हैं। 4 घंटे का समय इसके लिए आवंटित किया है। आज आधा पौन घंटा का डिस्कशन और कल पूरे 3 घंटे इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले। तो विशेष बहुमत एक सदन से दोस्तों इस तरह से पारित होगा और फिर जाएगा प्रस्ताव कौन से हाउस में? दूसरे हाउस में। दूसरा हाउस भी इसी बहुमत से अगर प्रस्ताव को पारित करेगा तो वो दोनों हाउस से माना जाएगा, और फिर ये कौन से बहुमत से हुआ? ये हुआ विशेष बहुमत से। तो मेरी बात को आप लोग समझ गए? संदीप जी कह रहे हैं कि हाँ सर समझ में आ गया, बहुत अच्छा, थैंक यू। धर्म सिंह जी भी कह रहे हैं समझ में आ गया। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, विशेष बहुमत मतलब सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, और वो क्या प्रश्न है? मुझे बताओ किसी बिल को या किसी संशोधन को सामान्य बहुमत से पारित करना आसान है या विशेष बहुमत से? जल्दी से जवाब दीजिए। अगर आपको समझ में आ गया है दोस्तों तो मुझे बताओ सामान्य बहुमत से पारित करना आसान है या विशेष बहुमत से पारित करना आसान है? जल्दी से बताइए। महेंद्र जी समझ में आ गया कह रहे हैं।
ठीक है, अंजलि कह रहे हैं कि हमको भी समझ में आ गया, थैंक यू। पर अब मेरा प्रश्न का जवाब दीजिए, सामान्य बहुमत से पारित करना आसान है या विशेष बहुमत से पारित करना आसान है? बताइएगा जरा। ठीक है, सारे लोगों के मैसेज देख रहा हूं। महेंद्र जी ने सबसे पहले जवाब दिया, उन्होंने कहा बी मतलब विशेष बहुमत। अरे कहाँ, बाकी रेणु शर्मा जी कह रहे हैं, संतोष कह रहे हैं, मोनिका कह रही है, राजलक्ष्मी, लोकेश जी। देखिए दोस्तों, सामान्य बहुमत से पारित करना आसान है मेरे भाई, विशेष बहुमत को जुटाना बहुत कठिन है। मेरा प्रश्न था कौन सा आसान तरीका है, सामान्य बहुमत या विशेष बहुमत? अरे भाई, सामान्य बहुमत से पारित करना आसान है। भगवान सिंह जी, आप विशेष बहुमत क्यों कह रहे हैं? सीता भी विशेष बहुमत कह रही है। विशेष बहुमत से पारित करना आसान नहीं है, सामान्य बहुमत से पारित करना आसान है। मैं वापस समझाता हूं, जरा सुनिएगा। देखिए, हमको लोकसभा में बिल को पारित करने के लिए इतना बहुमत चाहिए था, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, उसमें मैंने आपको एक, देखिए इसको देखिए आप, ये देखिए, मैंने कहा कि संसद के 2 हाउस, लोकसभा 1 हाउस, राज्यसभा, लोकसभा का कोरम 55 है, राज्यसभा का कोरम 45 है, 25 है। सामान्य बहुमत तो बहुत आसान है भाई। कोरम पूरा करने के बाद हाउस में जितने लोग उपस्थित हैं उनका बहुमत जुटाना है। जैसे लोकसभा में अगर 60 लोग उपस्थित है, लोकसभा की बैठक हो सकती है, और 60 में से 31 लोगों को अपने पक्ष में कर लीजिए, सामान्य बहुमत से पारित हो गया। सामान्य बहुमत आसान होता है दोस्तों, विशेष बहुमत जुटाना कठिन होता है। तो पूनम जी कहाँ हैं, कैसे, ऐसे काम नहीं चलेगा। विशेष बहुमत आसान नहीं है, सामान्य बहुमत आसान है भाई। कितना मुश्किल होता है, इसको थोड़ा ढंग से समझना है आपको। तो मेरे हिसाब से ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। विशेष बहुमत हम लोगों ने अभी देखा, विशेष बहुमत जुटाना बहुत कठिन होता है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के जो 2 तरीके दे रखे हैं, उनमें से पहला तरीका है विशेष बहुमत। यहां तक ठीक है। अब दूसरा तरीका कौन सा है, इसको हम लोग देखते हैं। दूसरा तरीका है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस मतलब तथा आधे राज्यों का अनुमोदन, आधे राज्यों का अनुमोदन, आधे राज्यों का अनुमोदन। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के जो 2 तरीके दे रखे हैं, एक तरीका अभी हमने देखा, दूसरा तरीका आपके सामने है। संविधान में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें संशोधन करने के लिए केवल विशेष बहुमत से काम नहीं चलेगा। संसद के केवल विशेष बहुमत से काम नहीं चलेगा, आपको आधे राज्यों का अनुमोदन भी लेना पड़ेगा। आधे राज्यों का विशेष बहुमत क्या होता है ये मैंने अभी बता दिया। विशेष बहुमत मतलब संसद के दोनों हाउस की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। इस बहुमत से पारित करोगे तो वो विशेष बहुमत। अनुच्छेद 368 में जो दूसरा तरीका दे रखा है वो कह रहा है विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए दोनों हाउस का, उसके अलावा भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में से आधे राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए। और आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए मतलब किसका? राज्य के मुख्यमंत्री का अनुमोदन चाहिए, राज्य के राज्यपाल का अनुमोदन चाहिए, या राज्य के विधानमंडल का अनुमोदन चाहिए। अनुमोदन संदीप जी बता रहा हूं अनुमोदन का मतलब क्या होता है। सुखराम जी ने भी पूछा अनुमोदन क्या होता है, अभी बता रहा हूं मैं। अनुमोदन किसका? राज्य के विधानमंडल का अनुमोदन। अनुमोदन को अंग्रेजी में कहते हैं रैटिफिकेशन, और इसका मतलब क्या होता है अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूं, ऐसे उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रख रहा हूं कि ये जो पेन है मैं इसको फेंकने का समर्थन करता हूं। मैं ये आपके सामने एक बात रखी कि इस पेन को फेंक दिया जाए, इसका मैं समर्थन करता हूं। और आप लोगों से मैं ये आह्वान करता हूं कि मेरी इस बात का आप समर्थन करें। मैंने कहा मैं इस पेन को फेंकना चाहता हूं। अब आप मेरी बात का अगर समर्थन करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनुमोदन करना।
अंग्रेजी में कहते हैं रेटिफिकेशन, हिंदी में कहते हैं अनुमोदन। अनुमोदन का मतलब अपनी सहमति देना। संविधान में कुछ बातें दोस्तों ऐसी हैं जिसमें संशोधन करने के लिए हमको विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ में आधे राज्यों का अनुमोदन भी प्राप्त करना पड़ेगा। और आधे राज्यों का मतलब है, आधे मतलब विधानमंडल, राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से अनुमोदन नहीं लेना है। कहां से अनुमोदन लेना है? विधानमंडल से लेना है। और विधानमंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों। जिन राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों में विधान परिषद से भी लेना है, और राजस्थान जैसे राज्य में विधान परिषद नहीं है तो राजस्थान की विधानसभा से लेना है। वहां क्या लिखा हुआ है? स्टेट लेजिस्लेचर। अब दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये श्याम जी पूछ रहे हैं विधानमंडल क्या होता है, श्याम जी कैसे काम चलेगा? विधानमंडल मतलब जैसे संसद होती है सेंट्रल लेवल पर, वैसे स्टेट लेवल पर एक संसद होती है। संसद को हम लोग विधानमंडल कहते हैं। तो थोड़ा सा आप पुरानी चीज़ों को देखें तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो किरण, अब मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अनुमोदन का मतलब है राज्यों का समर्थन प्राप्त करना। तो दोस्तों मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं। भारत में आज के दिन 28 राज्य हैं, ठीक है? ये 28 राज्य हैं भारत में। मेरा आपसे प्रश्न है कि आधे राज्यों का अनुमोदन मैंने लिख तो दिया है, इसमें आधे राज्य का मतलब 14 राज्यों का अनुमोदन लेना है या फिर 15 राज्यों का? राज्य भारत में 28 है। हाँ दीपेंद्र सिंह जी, बहुत अच्छा प्रश्न है कि विधानमंडल का कितना बहुमत चाहिए। मैं अगली बात इसी को क्लियर कर रहा हूं। सारे प्रश्न मुझे देख रहे हैं, जरा देखिएगा। मैंने कहा कि आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए, तो समझ लीजिए भारत में 28 राज्य हैं, तो कितने राज्यों का अनुमोदन चाहिए? 28 में 14 या 15? इसका जवाब दीजिए। एकता ने जवाब दिया 15 राज्य। अनिता जी कह रहे हैं 15 राज्य। पूनम कह रही है 29 राज्य। अरे पूनम कहाँ हैं आप? 29 राज्य कैसे हैं देश में? आपको मालूम नहीं जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन हो गया है, अब राज्य रहे नहीं है। मंजू कह रही है 14, रेखा भी कह रही है 14, सीमा कह रही है 14, सरिता कह रही है 15, आशीष कह रहे हैं 14, पूनम कुमारी कह रही है 15। दोस्तों एक तो बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। जी नहीं, वहां आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन नहीं लिखा हुआ है। वहां जो लैंग्वेज लिखी हुई है आधे राज्यों का अनुमोदन, आधे से अधिक नहीं लिखा हुआ है, आधे राज्यों का यह अनुमोदन लिखा हुआ है। अगर राज्य 28 हैं तो ऐसी स्थिति में हमको कितने राज्यों का अनुमोदन चाहिए? 14। तो जो मित्र लोग 15 कह रहे हैं, सॉरी प्रेमचंद जी, थोड़ा सा ढंग से ध्यान रखिएगा। 28 सपोज करना है, 28 सपोज ही करना, वैसे 28 ही है। 28 सपोज क्या करना, 28 राज्य ही है। अगर राज्य 28 हैं तो दोस्तों समर्थन कितने राज्यों का चाहिए? 14 राज्यों का चाहिए। आधे से अधिक नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? यही तो राज की बात है, आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं यहां पर, और वो बात बहुत ध्यान से सुनना है। जब मैं ये कहता हूं कि आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए, तो दोस्तों उसमें दिल्ली भी शामिल है, उसमें पुडुचेरी भी शामिल है। क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों, दिल्ली और पुडुचेरी दोनों ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानमंडल है, जहां पर विधानसभा है। तो 28 प्लस 2 हो गए, और 2 कौन से? दिल्ली व पुडुचेरी। तो टोटल मिलाकर दोस्तों कितने हो गए? 30 हो गए। 28 तो राज्य है ही है, दिल्ली और पुडुचेरी भी राज्य जैसे ही है क्योंकि वहां पर विधानसभा है। तो 28 और 2 कितने हो गए? 30। अगर 30 होंगे तो हमको चाहिए 15, और अगर 28 होंगे तो हमको कितने चाहिए? 14 चाहिए। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत ढंग से सुनिएगा। आप क्या सोचते हैं कि अब ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के कितने तरीकों का उल्लेख है? 1, 2, 3, 4। आप ये सोचते हैं क्या ऐसे प्रश्न पूछेंगे? जी नहीं, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। आजकल प्रश्न बहुत ज़्यादा गंभीर, बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है, आधे से अधिक नहीं, आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए। अगर राज्य 28 है तो 14 चाहिए। लेकिन मैंने कहा इसमें दिल्ली और पुडुचेरी भी शामिल है,
तो ऐसी स्थिति में 28 + 2 यानी 30 और 30 मतलब 15। चित्रा कह रही है क्या आपको मेरा कमेंट नहीं मिल रहा है? मुझे कमेंट अभी आपका दिखाई नहीं दिया है। राधेश्याम जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि सर कश्मीर में भी विधानसभा। यस राधेश्याम जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका कि कश्मीर को हमने, आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर दिया है, 2 नए संघ शासित प्रदेश बनाए, अलग से टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम लोग। जम्मू कश्मीर एक संघ शासित प्रदेश है, दूसरा लद्दाख है। जम्मू कश्मीर राज्य में अभी परिसीमन होना बाकी है। जम्मू कश्मीर राज्य नहीं, सॉरी, जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में परिसीमन होना बाकी है, वहां विधानसभा गठित की जाएगी, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। और राधेश्याम जी, अगर वहां पर विधानसभा गठित हो गई तो 30 + 1 यानी 31 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में आज के दिन विधानसभा नहीं है दोस्तों, संघ शासित प्रदेश है, वहां विधानसभा का गठन होगा, ऐसा इसके कानून के बारे में लिखा हुआ है। विधानसभा गठित होगी तो 28 + 3 यानी 31 हो जाएगा, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। दिल्ली और पुडुचेरी में कोई एक? जी नहीं सुधा जी, दिल्ली और पुडुचेरी में से एक क्यों भाई, दोनों यार, दोनों 28 + 2 30। हाँ मुझे सबके कमेंट दिखाई दे रहे हैं, चिंता मत कीजिए आप। एक प्रश्न पूछा था अभी एक मित्र ने, मैं भूल गया उनका नाम, बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। उन्होंने पूछा सर विधानमंडल, जैसे समझ लीजिए कोई संविधान में संशोधन के लिए बिल पारित किया, हमारी संसद के दोनों हाउस ने, लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया, फिर वो भारत के सभी राज्यों के पास गया, राजस्थान गया, यूपी गया, एमपी गया, छत्तीसगढ़ गया, झारखंड गया, हिमाचल गया, बंगाल गया, आसाम गया, सब राज्यों में गया। तो राज्य का विधानमंडल कितने बहुमत से प्रस्ताव को पारित करेगा? दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूं, राज्य का विधानमंडल भी अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित करेगा। अगर राजस्थान विधानसभा में आएगा तो राजस्थान विधानसभा भी कुल सदस्य संख्या के बहुमत व उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित करेगा। प्रीति कह रही है सर लद्दाख में भी तो विधानसभा, अरे लद्दाख में विधानसभा गठित नहीं की जाएगी, लद्दाख में उपराज्यपाल है, लद्दाख में विधानसभा गठित नहीं की जाएगी। चांदनी कह रही है कि सर आज मेरी पहली क्लास है, मेरा फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहली क्लास है तो आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पुराने वीडियोस को देख लीजिए, टेक्निकल टीम पूरा ध्यान रख रही है, वो उनके पुराने वीडियोस को देखिएगा, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लकी कह रहे हैं सर आप इतना काम कैसे रहते हैं? अरे भाई हम, लकी जी, हम आप लोगों की वजह से हैं, गुस्सा थोड़ी कर सकते हैं, आप लोगों से बहुत प्यार से बात करनी है, बहुत ढंग से बात करनी है, और कुछ बातें अगर हमने जान ली और उसकी वजह से अगर घमंड करें, गर्व करें तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए काम रहना बहुत ज़रूरी है। आपके सारे प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप हैं इसकी वजह से हम हैं, और यही वजह है हमको काम रखने की, कूल रखने की। प्रेमचंद जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या विधान परिषद का भी अनुमोदन लेना पड़ेगा? यस प्रेमचंद जी, अगर किसी राज्य में विधान परिषद भी है तो वहाँ की विधान परिषद से भी अनुमोदन लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने शब्द का प्रयोग किया है विधान मंडल, विधानसभा नहीं बोला है, विधान मंडल बोला है। तो ये बात क्लियर हो गई। समिता जी कह रहे हैं कि अगर 31 राज्य होंगे तो फिर 16 का चाहिए। यस, आधे मतलब 16 ही होते हैं, तो 16 का अनुमोदन चाहिए। हाँ, तो सारे मित्रों के प्रश्न मैंने देख लिए हैं। संविधान में संशोधन 3 तरीकों से होता है और अनुच्छेद 368 में 2 तरीके दे रखे हैं। कौन से 2 तरीके हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए। दोस्तों एक लास्ट में प्रश्न पूछ रहा हूं अपनी बात को कंप्लीट करने से पहले, मुझे बताओ पहला तरीका सामान्य बहुमत, मैं अभी आपके सामने वापस रखता हूं। संविधान में संशोधन के ये जो 3 तरीके हैं, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, मुझे जवाब दीजिए इनमें से सबसे कठिन कौन सा तरीका है? सबसे कठिन पूछ रहा हूं, 1, 2 और 3, इन तरीकों में से सबसे कठिन तरीका कौन सा है? दीपेंद्र सिंह जी, जो बात आप बता रहे हैं उसका ताजा उदाहरण है ना, अभी एंग्लो इंडियन वाला जो प्रावधान 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो निष्प्रभावी किया गया है, वो ताजा उदाहरण है आधे राज्यों के अनुमोदन के संदर्भ में।
सबसे कठिन तरीका कौन सा है? 1, 2 और 3। मोनिका ने जवाब दे दिया तीसरा तरीका। एकता ने जवाब दिया तीसरा वाला तरीका, बहुत बढ़िया। राहुल कुमावत जी कह रहे हैं तीसरा तरीका, वेरी गुड। प्रिया सेन भी कह रहे हैं तीसरा वाला तरीका, बहुत अच्छा। हेमलता जी भी कह रहे हैं तीसरा तरीका। यस दोस्तों, अरे दिनेश जी कौन कह रहे हैं? ममता कह रही है पहला वाला तरीका। कैसे काम चलेगा ममता जी? सामान्य बहुमत सबसे आसान, उससे ज्यादा कठिन विशेष बहुमत, और सबसे ज्यादा कठिन है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। दोस्तों मैं अब आज की क्लास को खत्म कर रहा हूं। खत्म करने से पहले मैं आपको एकदम क्लियर करना चाहता हूं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कल हम लोग 3 घंटे पढ़ने वाले हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कल हम लोग 3 घंटे पढ़ने वाले हैं। 9 से लगाकर 12:30 बजे तक इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज जो हमने अभी 1 घंटे में पढ़ा है उसको बहुत ढंग से याद रखिएगा, क्योंकि कल सारी बातें वापस रिपीट नहीं कर पाएंगे। तो जिसको आज समझ में आया है उसके लिए कल 3 घंटे बहुत आसानी के साथ रहेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरह से देखते रहिए, इसी तरह से सुनते रहिए, इसी तरह से प्रश्न भी पूछते रहिए। थैंक यू वेरी मच।